नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में टेलीविज़न पर जो आपको गोदी मीडिया सर्वे दिखाती है, मूड ऑफ द नेशन, और ख़ासकर ये सर्वे लोकप्रियता को लेकर होते हैं नेताओं की, उसमें आप देखेंगे अमूमन मोदी जी हमेशा आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं, और राहुल गांधी पीछे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि कम से कम दुगने और तिगुने का अंतर होता है। गोदी मीडिया एक और चालाकी करती है, वो फिर फॉलोअर्स दिखाती है मोदी जी के कितने ज़्यादा हैं, खासकर ट्विटर पे, फेसबुक पे और माध्यम पे, इंस्टाग्राम पे, और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ज़बरदस्त बाजी मार रहे हों राहुल गांधी से। लेकिन ये जो सर्वे है, ये डेटा सर्वे है, मुझे लगता है कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आप लोगों की आ रही है, और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है कि वो एक कंपैरिजन चाहते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिकल पर्सनालिटी में और मोदी की पॉलिटिकल पर्सनालिटी में, उन दोनों की शख्सियत, उन दोनों के पॉलिटिकल ट्रेट्स, यानी जो उनका जो एक राजनीतिक चरित्र है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या नीति और नीयत, इसको लेकर तुलना की बात की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। अभी बहुत चैलेंजिंग जॉब है, खासकर मेरे लिए। तो मैंने कोशिश करी उन लोगों से बात करने की, उन पत्रकारों से बात करने की जो इन दोनों व्यक्तियों को जानते हों, मोदी जी को भी जानते हों, उनकी पर्सनालिटी को भी रीड करते हों, राहुल गांधी की पर्सनालिटी को भी रीड करते हों। अब दोस्तों, ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। दोनों के बीच कंपैरिजन ड्रॉ करना, तुलना करना उनकी पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, उनके विजन और उनके सोच की, और किस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, कॉरपोरेट को लेकर क्या सोचते हैं, वो महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं, देश की तमाम समस्याओं को लेकर उनकी सोच क्या है, उसमें कंपैरिजन ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। और एक वीडियो में इस विषय को पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता। तो मैं कई किस्तों में आने वाले दिनों में इस टॉपिक को मैं इसके साथ चलता रहूँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि 2024 की लड़ाई इन्हीं दोनों खेमों के बीच में होनी है। तो आज जो मैंने गेस्ट लिए हैं, एक आदेश रवाल साहब हैं, जो एबीपी में बरसों से वो कांग्रेस कवर करते रहे, पॉलिटिकल एडिटर हैं, आज की तारीख में लोकमत टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, और दूसरे जो हैं वो आप जानते ही हैं, अशोक वानखेड़े साहब हैं। आज दो हमारे पैनलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, और कुछ मैं भी आपके पास फैक्ट एंड फिगर रखूँगा। मुझे लगता है कि रवाल साहब को आपने सुना ही है, और भाऊ यानी अशोक वानखेड़े, इनको आप सुनने जा रहे हैं। उसे वो है क्या, जीन्स टी शर्ट, उनके कुर्ते आपने देखे ही हैं, सिंपल से हैं। चप्पल मैंने कई बार देखा, उनकी चप्पल टूटी हुई होती है, कई बार देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो राहुल गांधी सबको मिलके चलने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कभी हाईकमान वाला जो स्टेटस था, जो इंदिरा गांधी के पास था, वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने पिता के साथ मेल खाने के लिए किया। अब दोस्तों, देश के दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इनकी एनालिसिस आप अशोक वानखेड़े से सुने। मैं चाहता हूं कि इनके कुछ पॉलिटिकल ट्रेट्स, इनका जो राजनीतिक चरित्र है, उस पर कुछ जो एनालिसिस है वो ग्राफिक्स की मदद से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मोदी जी और राहुल गांधी, इनका एक बायोडाटा पर नज़र डाल लेते हैं, और उसके बाद फिर कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम इनके पॉलिटिकल ट्रेड्स, इनकी लीनिंग, इनके पर्सनल एनालिसिस की तरफ बढ़ें, एक सामान्य सा इनका बायोडाटा पहले देख लेते हैं। हो सकता है उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी लेट्स कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट जिसे कहते हैं। तो एक तरफ मोदी जी हैं, 72 साल की उम्र है, और उनसे 20 साल छोटे हैं 52 साल के राहुल गांधी। एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन मोदी जी की हमेशा विवादों से घिरी रही, क्योंकि डिस्टेंट लर्निंग की बात कही गई है। एमए पॉलिटिकल साइंस हैं, और 80 के दशक में ही इन्होंने कर लिया था गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग से, यानी वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं गए मोदी जी। और अगर आप राहुल गांधी का देखें तो उन्होंने सेंट स्टीफेंस, जो आप कह सकते हैं दिल्ली का टॉप कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपनी आप कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए दून स्कूल में पढ़े, लेकिन फाइनली वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रोलेंस कॉलेज जो फ्लोरिडा में है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया,
और फिर एमफिल उन्होंने जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ब्रिटेन से, इंग्लैंड से करी है। तो ये एक कंपैरिजन है और मुझे लगता है कि काफ़ी दुनिया के स्थापित जो संस्थान हैं शैक्षिक, वो मोहर लगी हुई उनके बायोडाटा पे, हार्वर्ड, रोलिंस, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी, स्टीफेंस, दून। पॉलिटिक्स से पहले 1971 में, जी हाँ, राहुल गांधी के जन्म के 1 साल के बाद ही मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बन गए थे 1971 में। और अगर राहुल गांधी देखें पॉलिटिक्स से पहले क्या करते थे, तो उनकी एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी फर्म थी और ये उन्होंने, जब वो ब्रिटेन से पढ़ के लौटे एमफिल करके, तब उन्होंने खोली। बाद में फिर वो राजनीति में आ गए, तो ये टेक्नोलॉजी जो कंसल्टेंसी फर्म थी वो बंद हो गई। इसके अलावा उन्होंने मैनेजमेंट की भी एक फर्म ज्वाइन करी थी। तो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, इसका एक्सपीरियंस आप कह सकते उन्हें है, और मोदी जी को प्रचारक का एक बहुत दशकों का अनुभव। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2004 में राहुल गांधी एमपी हो गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी 2002 में, यानी 2 साल पहले वो एमएलए बने और फिर चीफ मिनिस्टर बने और लगातार सत्ता में हैं। राहुल गांधी ने कभी सत्ता ज्वाइन नहीं करी, मतलब उनको 2 बार ऑफ़र हुआ प्रधानमंत्री का UPA 2 में, लेकिन दोनों बार उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर की ऑफरशिप ठुकराई, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ज़रूर रहे, देश की सबसे पुरानी पार्टी के, और वो भी प्रेसिडेंटशिप उन्होंने छोड़ दी इस वक्त। तो इस वक्त वो सिर्फ MP हैं। फैमिली अगर देखें तो बहुत कुछ उसके बारे में आ चुका है। ब्रीफ में मैं इतने कहूँगा, बोथ आर क्लोज टू देयर मदर्स। स्पीकर के जहाँ तक बात है, तो ये बायो कहता है कि मोदी जी से बेहतर आज की तारीख में जो उनकी बातें हैं, उनके भाषण हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और राहुल गांधी जो ओरेटरी स्किल्स हैं वो आप एवरेज कह सकते हैं। कॉर्पोरेट लीनिंग्स की जहाँ तक हम बात करें तो जाहिर तौर पे अडानी, अंबानी, ये जो लीनिंग है क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ है नरेंद्र मोदी जी की। जो अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह से थोड़ी सी अलग है, क्रोनी कैपिटलिज्म। कुछ इंटरनेशनल लीडर से लीनिंग मिलती है। और अगर राहुल गांधी की बात करें तो प्रो पुअर हैं वो, और कॉर्पोरेट लीनिंग्स में बहुत आइडियलिस्टिक व्यू रखते हैं। बात में वो संसद से लेकर सड़क तक अडानी, अंबानी, हम दो हमारे दो, इस पर वो प्रहार करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो बिलीव करते हैं राहुल गांधी। वो चाहते हैं कि चाइना को रिप्लेस करे भारत और एक दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बने, यानी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनके साथ हैं। लेकिन अडानी, अंबानी, क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ नहीं। वो चाहते हैं कि एक हाथ में देश की सारी जो है पूंजी ना जाए, ऐसा सोचना है। तो आइडियलिस्टिक है वो। अशोक वानखेड़े को सुनने से पहले 2 ग्राफिक्स और देख लें, पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। बात करते हैं पॉलिटिकल ट्रेट्स की, राजनीतिक चरित्र। और इसमें अगर आप देखें तो मोदी जी की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं एक हैवी वेट पर्सनालिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। जैसे वो बहुत श्यूड हैं और वो जो भाप जाते हैं, पॉलिटिकल पल्स समझते हैं, किस नेता से कब बात करनी है, किस नेता को कब छोड़ देना है, कब नायडू बाबू को गले लगा लेना है और कब उनको कुर्सी से उतार देना है, कब ठाकरे के आगे झुकना है और कब छोड़ देना है। जैसे नीतीश कुमार आप देख लीजिए, बहुत एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि जब उनको 2019 से पहले बिहार में ज़रूरत थी सीट्स की, तो उन्होंने झुककर जो है नीतीश को सलाम किया, और आज भी वो नीतीश को साथ रखना चाहते थे 2024 तक। तो ये जो उनकी श्यूडनेस है उसका वाकई जवाब नहीं, जबकि राहुल गांधी हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर उनको लगता भी है कि सचिन पायलट को समझाया जाए या गहलोत को समझाया जाए या फिर अमरिंदर सिंह को समझाया जाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो उनको मनाया जाए, उसमें वो बिलीव नहीं करते। अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति की बातचीत चल रही है और इसने थोड़ा सा पार्टी को धोखा दिया है तो वो पीछे हट जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है उनकी। अब डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना, मोदी पल समझते हैं, नब समझते हैं और सिचुएशन के आधार पर वो फैसला लेते हैं और तेज़ी से लेते हैं फैसला। अगर उनको लगता है कि इस वक्त विजय रूपानी जो मुख्यमंत्री हैं और या उनकी जो कैबिनेट है उन पर एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनसे नाराज़ हैं, तो पूरी कैबिनेट बदल डालते हैं। अगर उनको लगता है कहीं पर नीतीश कुमार को बाप बनाना है तो बाप बना लेते हैं वो, और जब चाहते हैं तो छोड़ भी देते हैं। लेकिन जैसे इस बार 2024 में वो नीतीश का साथ रखना चाह रहे थे 2024 तक, लेकिन नीतीश
ठहरे नीतीश, वो भी उतने ही shrewd हैं जितने मोदी हैं। तो जितने भी फैसले आप देखेंगे, पॉलिटिकल जो डिसीशंस हैं मोदी के, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में, वाकई वो बेजोड़ हैं, लाजवाब हैं। जबकि अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो उनके डिसीशंस जो हैं, पॉलिटिकल डिसीशंस भी, वो बहुत प्रिंसिपल्स पे होते हैं और अक्सर वो झुकते नहीं हैं। जहाँ झुक के मनाया जा सकता है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर वो एक बार भी बुला लेते नाश्ते पर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ते नहीं पार्टी और बीजेपी में नहीं जाते। यही चीज़ अगर वो जितेंद्र प्रसाद के साथ करते, या अगर वो चाहते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर लें या कहीं ना कहीं सिद्धू को टेबल पर लेकर बैठा दें, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि कोई गद्दारी कर रहा है या बिट्रेयल कर रहा है, वहाँ वो प्रिंसिपल्स की राजनीति करते हैं। थोड़ा सा आइडियलिज्म यहाँ भी है, नुकसान फिर कांग्रेस को होता है। अब एक और पॉलिटिकल ट्रेट मोदी जी का, यूं तो जो उनका परसेप्शन है, जो गोदी मीडिया ने बनाया, ऐसा लगता है फ्रंट फुट के प्लेयर हैं, आगे बढ़कर खेलते हैं, लेकिन मौके पर, नाजुक मौके पर पीछे भी जाते हैं, बैकफुट के भी प्लेयर हैं, बैकफुट पर भी आते हैं। जैसे किसान आंदोलन आप देखिए, किसान आंदोलन जब हद से ज़्यादा नुकसान करने लगा बीजेपी को, पार्टी को और मोदी जी की छवि को, उन्होंने वो जो 3 काले कानून थे वापस ले लिए, वो बैकफुट पर चले गए। चाइना को देखिए, उन्होंने बहुत तोल मोल किया कि पता नहीं हम अगर कन्फ्रंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर भी वो बैकफुट पर गए, जबकि बहुत सी आवाज़ें उनके मुखालिफ थीं। अगर आप राहुल गांधी को देखें तो वो बैकफुट के प्लेयर नहीं, वो बहुत कम फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आप देखिए कि आज जो मारामारी है राजस्थान क्राइसिस की, उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी खुद हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते। पार्टी के सभी लोगों ने उनको मनाया, CWC के सभी मेंबर्स ने कहा कि आप अध्यक्ष पद की कुर्सी ले लीजिए, आप ही उस लायक हैं, चलाना आप ही को है इसको, इस पार्टी को। एक बार उन्होंने ना कह दिया तो फिर ना कह दिया, और आज भी वो अध्यक्ष पद से बहुत दूर है कोसों। अब अशोक वानखेड़े आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, विजन है, पॉलिटिकल डिसीशंस हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो राजनीति है, उस पर बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत बेबाक बोलेंगे। लेकिन एक एनालिसिस छूट रही थी, पर्सनल ट्रेट, जो पर्सनल इनकी जो एक पर्सनालिटी है, जो अपनी शख्सियत है इनकी, उसके कुछ ट्रेट्स देखते हैं। जैसे दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। अगर मोदी जी 72 साल की उम्र में योगा करते हैं, तो 52 साल की उम्र में राहुल गांधी आज भी जिमिंग करते हैं, और जिमिंग के साथ साथ वो 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे, और इसीलिए रोज़ वो 21-22 किलोमीटर चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग आप देख रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं, कई उसमें जो भारत यात्री हैं, लेकिन राहुल गांधी आप देखें कि बड़े आराम से वो रोज़ 20-21 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस हैं। अगर हम मोदी जी को देखें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा कपड़े, शान शौकत, उसमें थोड़ा सा वो बिलीव करते हैं, चमक दमक में करते हैं, और गैजेट्स उनको बहुत पसंद हैं। और अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर का एक नया जहाज़ आया अरबों रुपए का, उनकी जो फ्लीट्स ऑफ कार है, या जो भी रहन सहन है आप कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक उनकी एक पसंद है जो झलकती है। लेकिन राहुल गांधी वो लगता नहीं है अपने, अक्सर देखते हैं कभी दाढ़ी बढ़ा ली, कभी शेव तक नहीं करते, और मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ही इज़ नॉट वेरी कीन ऑन दोज थिंग्स। और लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो लाइफस्टाइल है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, कि जिस जहाज़ में वो ट्रैवल करते हैं वहाँ अलग से एक वॉशरूम और एक अलग से उनके लिए शावर रूम बनाया गया। कितनी बात सच है इस पे मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उनके बारे में कि 10 लाख का सूट भी पहन लेते हैं, उससे बहुत परहेज़ नहीं है। राहुल गांधी काफ़ी सिंपल हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार सुनते हैं आदेश रावल को, उनकी बात सुन लेते हैं, जो बहुत बरसों से राहुल गांधी को देख रहे हैं। शायद अभी लेके आए, साल भर पहले उन्होंने नई गाड़ी परचेज की। क्या सोचिए कौन सी करी होगी, नई गाड़ी परचेज की। गाड़ी परचेज करी राहुल गांधी ने? अच्छा, नहीं सोचिए मालूम। कौन सी करी हो, सोचिए कौन सी करी होगी। होगी ऑडी होगी या BMW, ऑडी या मोदी जी जितनी होगी कोई। हाँ, मोदी जी BMW चलते हैं तो BMW होनी चाहिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और अभी वैगनार लेके आए CNG। कौन सी? वैगनार CNG वैगनार गाड़ी लेके। हाँ, अब जहाँ तक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात है, गवर्नेंस को लेकर विजन की बात है, सोच की बात है, खासकर पॉलिसी मेकिंग में,
मुझे लगता है कि वानखेड़े साहब से बेहतर जो पिछले 30-35 साल से दिल्ली में गवर्नेंस को देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं, उनसे बेहतर मुझे लगता है कोई एनालिसिस विश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो उन्हीं को सुनते हैं इस पर। वानखेड़े साहब, दोनों को आपने देखा, राहुल गांधी को आप 2004 से देख रहे हैं और मोदी जी को आप उनसे पहले देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर राहुल गांधी और मोदी में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क जो है उसको क्या कनिंग को क्या शब्द होता है, काइया कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, मुझे पता चालाक। नहीं। हिंदी में शायद शब्द बहुत तीखा हो जाएगा। चालाक है शब्द। नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के राजनीति के वो राजनीतिज्ञ है जो राजनीति करना जानते हैं। राहुल गांधी वर्तमान स्थिति के राजनीति में अनफिट इंसान है, क्योंकि वर्तमान में राजनीति करने के लिए गुण क्या क्या चाहिए, जो आप नहीं हो यह बताने का प्रयास करना चाहिए। आपको झूठ बोलने की कला आनी चाहिए। आप कितने ताकत से झूठ बोलते हो यह आपको होना चाहिए। विरोधियों ने उठाए हुए सवालों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की कला होनी चाहिए। आपको अपने छाव से भी, जो छाड़ो होती है आदमी की, उससे भी अविश्वास के साथ देखना चाहिए। आप स्वयं ही सब कुछ हो और बाकी मात्र आपके सिपहसालार है, और वो भी सैनिक है, सरदार नहीं, सैनिक है बाकी सब। ये आपको भूमिका होनी चाहिए। मैं जो करता हूं वही सही है, इस ताकत के साथ, सोच के साथ आना चाहिए। ये मैं तमाम चीजें जो आपको बता रहा हूं एक तानाशाह प्रवृत्ति की चीजें हैं, लेकिन भारत की राजनीति में चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये लोग लगातार सक्सेस इसलिए रहे हैं क्योंकि जो सक्सेस रेट इंदिरा जी का रहा वही सक्सेस रेट मोदी का रहा। मैं जवाहरलाल नेहरू को इसमें नहीं गिनता हूं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तब का प्रोडक्ट है जब देश नया नया आजाद हो गया था। वो आजादी की लड़ाई की खुमारी थी, तो लगातार लोग, जवाहरलाल नेहरू पूजनीय थे, लड़के आए थे और आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लोग उनको एक जननायक के रूप में देखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी बीजेपी में, यदि आप देखें, मैं थोड़ा पहले इनका बैकग्राउंड बता देता हूं। बीजेपी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में हमने अटल जी का युग देखा, हमने अडवाणी जी का युग देखा, हमने कुशाभाऊ ठाकरे का युग देखा। ये तमाम जो नेता है, ये जब आए तो इन्होंने राजनीति में एक साफ सुथरी मोरालिटी और भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा, चरित्र, चाल, ये जो फैक्टर्स थे, पार्टी विद द डिफरेंस जो थे, इसके साथ लेके चलने का प्रयास किया और अपनी जो फिलॉसफी है उसे कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व में झलकाने का प्रयास किया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो फिर वही इंदिरा गांधी के समय का याद आया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आजकल अघोषित आपातकाल है, फर्क इतना है। लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी को यदि मैं मानूं तो एक तरफ तानाशाही पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो लगातार 2014 से, यदि बहुत सारे भक्त नाराज हो जाएंगे कि मैंने तानाशाह से इनका ये किया, लेकिन जो आदमी नोटबंदी करने के बाद अपने कैबिनेट को विश्वास में नहीं ले, जो आदमी अपने कैबिनेट मंत्रियों की जगह के ज्यादा सेक्रेटरी से सीधी डील करे, ये तमाम चीजें ऐसे असंख्य उदाहरण जासूसी करवा दे, पेगासस लगा दे, जासूसी करवा दे पेगासस की, ये तमाम चीजें जो है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप तानाशाही रवैये के साथ चलाना चाहते हैं इस सरकार को, पार्टी को। दूसरी तरफ अब आप, ये नरेंद्र मोदी का रवैया है जो देश भोग रहा है, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाइना हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में हो, चाइना वापस गया करके हम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चाइना का सक्सेस हो गया करके गोदी मीडिया गुहार लगा रही है, लेकिन हमारी कई हेक्टर जमीन आज भी चाइना के जिसमें है, क्योंकि हमने 0.5 पे ही हम रुक गए और जो हमारा आगे जाने का जो पेट्रोलिंग का एरिया था वो हमने उनको कुर्बान कर दिया। ये तमाम बातें आपको इंडिकेट करती है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ अपने सोच से लेते हैं, किसी को विश्वास में नहीं लेते, इसीलिए वो मन की बात करते हैं, कभी जन की बात नहीं करते। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ही, राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उन्हें बार बार ये लग रहा था वो राहुल गांधी ये क्या कहेंगे बाकी लोग कि ये वंशवाद चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं यदि गांधी परिवार का नहीं होता तो मैं कांग्रेस में कहाँ होता, क्या मैं इस पोस्ट पे होता। वो वंशवाद से अलग हटना चाहते थे, इसलिए यूथ कांग्रेस में उन्होंने चुनाव का प्रोविजन रखा कि लोग चुनाव जीत के आए, लेकिन फिर भी वहां राहुल गांधी को लोगों ने फंसाया।
उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उन्हें आईना दिखा दिया कि आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी हम उसी ढर्रे पे चलाएंगे। और यूथ कांग्रेस में तमाम राज्यों में वही लोग चुन के आए और शीर्षस्थ थे, जिनके माँ बाप मंत्री थे, जिनके जो नेताओं के बेटे थे, वही यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष बन के आए। और ये फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने वो छोड़ दिया। मुझे याद है बेंगलोर में जब राहुल गांधी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे, तब भटनागर नाम का एक लड़का था, उसने वहां सवाल पूछा कि क्या राजनीति में सिर्फ वंशवाद चलेगा, क्या कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तब उन्होंने तब भी रिपीट किया कि मैं गांधी परिवार से मुक्त कांग्रेस चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। फिर उन्होंने 2-3 सवालों का जवाब पूछने के बाद बोला कि ये कौन है जो भटनागर, जरा धीर भटनागर नाम था उनका। वर्तमान में वो लॉयर है और बहुत उन्होंने वहीं बेंगलोर से लॉ करके अभी सिंगापुर में पोस्टिंग है उनकी। तो जब उन्होंने ये बात पूछी तो बोले, मिस्टर धीर, मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप का जहां के रहने वाले हैं वहां से लोकसभा चुनाव लड़िए, मैं आज ऑफर करता हूं। तो धीर भटनागर ने भी जवाब दिया, दुर्भाग्य से मैं मयूर विहार में रहता हूं, जहां संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो सांसद है, तो वो जगह भी मेरे लिए नहीं है। और राहुल गांधी चुप हो गए। तो राहुल गांधी सबको मिलके चलने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कभी हाईकमान वाला जो स्टेटस था, जो इंदिरा गांधी के पास था, वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने पिता के साथ मेल खाने के लिए किया। राहुल गांधी ने तमाम युवाओं को साथ में जोड़ा, साथ में बैठे, साथ में खाना खाया। वो साथ में खाना खाने का या उनके व्हाट्सएप लोगों ने बेचना शुरू कर दिया कि देखो राहुल गांधी का पर्सनल व्हाट्सएप मेरे पास आता है, मैं राहुल गांधी के नजदीकी हूं, और इसकी वजह से वो नेता बन गए जिनकी कुछ औकात नहीं थी। राहुल गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को साथ में खाना खिलाऊं, वो फोटोग्राफ से वो कई विधायक का टिकट भी लेने लायक हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस में व्यक्ति पूजा इतनी है कि मध्य प्रदेश में मैं जीतू पटवारी करके एक नेता है, वो सिर्फ नेता इसलिए बने क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाया था। जब राहुल गांधी किसानों की ऊपर गोली चली थी मध्य प्रदेश में मालवा एरिया में, तब वो उस प्रोटेस्ट में वो देखने के लिए गए थे, तब मोटरसाइकिल पे बैठ के गए थे। एक बार पीछे मोटरसाइकिल पे क्या बैठ गया, उनकी तो मोटरसाइकिल चल गई और वो विधायक भी बन गया और मंत्री भी बन गया, जबकि उनकी औकात कुछ नहीं थी। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हुए भी लोगों ने राहुल गांधी को बेचा। ये बेसिक बुनियादी फर्क है। वो एक बड़ी बहस होती है और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो हैं वो पप्पू हैं और उनको राजनीति की बिल्कुल वो नहीं है, पॉलिसी पे उनको बहुत कम नॉलेज है, जब तक यहाँ तक मोदी जी से अगर तुलना करें। तो क्या वाकई राहुल गांधी पप्पू हैं और मोदी जीनियस हैं? मोदी जीनियस कहां से हो गए? यदि जीनियस होता आदमी तो जीनियस में मनमोहन सिंह को कहता हूं, जो बोलते कम थे, रिजल्ट देते थे। राहुल गांधी बोला ही जाता है। राहुल गांधी का प्रश्न यह है कि राहुल गांधी जीनियस है। अब इसमें सब लोग हंसेंगे, लोग आरोप लगाएंगे, मैसेज आपके यहाँ कई कमेंट आएंगे कि ये कांग्रेस के लिए बिक चुका है। सवाल राहुल गांधी जीनियस इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 से लेकर आज तक जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, जिसपे बीजेपी वालों ने ठहाके लगाए, वही सवाल बाद में भयानक संकट बन के देश के सामने आए। नोटबंदी के समय वही हुआ। आज नोटबंदी के बाद क्या हुआ? नोटबंदी का ही उदाहरण लूं तो क्या कहा था प्रधानमंत्री? 100 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा, सारा ब्लैक पैसा वापस आ जाएगा, तो ये होगा, वो होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कल आरबीआई की रिपोर्ट है सर, 9 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट बता रहा हूं मैं, 9 करोड़ नहीं बता रहा हूं, 9 लाख करोड़ की करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन है 2500 की और 200, 2000 की और 500 की नोट में। इसका मतलब वो आउट ऑफ सर्कुलेशन है, मतलब वो कहीं नहीं है, मतलब वो दबी हुई है और ये ब्लैक पैसा है। यदि 2000 के नोट और नए 500 के नोट 2014 में इंट्रोड्यूस हुए हैं या 2018 में इंट्रोड्यूस हुए हैं जब नोटबंदी हुई है, तो इन 6 सालों में 9 लाख करोड़ का काला धन यदि जनरेट होता है तो फिर वो दावे खोखले। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आज आपने एक संगठन पे लगातार 100 से ज्यादा छापे डाल के यदि आतंकी कार्रवाइयों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, तो फिर नोटबंदी के दावे आपके खोखले हो जाते। तो क्या आपने झूठ नहीं बोला था? और नोटबंदी से देश की आर्थिक स्थिति पटरी से उतर जाएगी, यह राहुल गांधी ने बोला था, आज भी बरकरार है। जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के मुख्यमंत्री के गुट के अध्यक्ष हुआ करते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
तब उन्होंने जीएसटी लागू नहीं होने दिया, क्योंकि वो राज्य सरकार थी। उन्हें मालूम था कि जीएसटी जैसे ही आएगा केंद्र सरकार के सामने राज्य सरकारें कटोरा लेके भिखारी बन जाएगी। वो भीख मांगना नहीं चाहते थे, उन्होंने जानबूझ के जीएसटी लागू नहीं होने दिया। और जैसे ही वो केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जीएसटी लागू किया 5 स्लैब में। तब भी लोग कह रहे थे कि 5 स्लैब का जीएसटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी की संकल्पना ही 5 स्लैब की नहीं है, 1 नेशन 1 टैक्स है। लेकिन अब घूम फिर के हम 3 स्लैब पे आ गए, और ये 2 स्लैब पे आएगा और 1 स्लैब पे आएगा। देख लीजिए, वॉच माय वर्ड्स। वही नोटबंदी का हुआ, वही यहाँ का हुआ। आप कहते हो महंगाई नहीं है, वित्त मंत्री कहती है पार्लियामेंट में महंगाई नहीं है, और 4% का डीए आपने इंक्रीज किया कल 50 लाख कर्मचारियों के लिए और 60 लाख पेंशनर्स के लिए। तो कुल देश में 1.25 करोड़ लोगों के लिए आपने तो 4% डीए बढ़ा दिया। लेकिन फिर उसके बाद 139 करोड़ इस देश के वासी कहां जाएंगे? आपने 5 किलो की अनाज की जो भीख है वो आपने दिसंबर तक बढ़ा दी। इसके मायने है कि देश में महंगाई है, तो मैंने मानिए महंगाई है। वर्तमान राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी समस्या को एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते हैं कि वंशवाद कांग्रेस में है, इससे मुक्ति चाहिए। और नरेंद्र मोदी किसी भी समस्या को समस्या मानते ही नहीं। ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। इंटेलिजेंस। अब दोस्तों, ये जो सीरीज है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, इनका जो विजन है, इनकी जो पर्सनालिटी और पॉलिटिकल ट्रेड्स हैं, ये सिर्फ एक वीडियो में और 2-3 एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा इस सब्जेक्ट पर बार बार आऊँ अगर आप चाहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को लाने की मैं कोशिश करूँगा जो दोनों ही नेताओं को, भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों पार्टी पॉलिटिक्स को समझते हैं, दोनों लीडर्स को समझते हैं, उनसे मैं रूबरू आपको कराऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपका भी इसमें रिएक्शन जानना चाहता हूँ, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में? खुलकर लिखिए। और आपका लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंडेट जो है, जो जनादेश है, वो आप देते हैं। जो वोट है, आप ही के वोट से सरकार बनती है, गिरती, किस नेता को चुनना है, किसको खारिज करना है। इसलिए वो जो पब्लिक ओपिनियन है, वो व्यूअर्स की जो ओपिनियन है, वो ज़्यादा मैटर करती है हमसे ज़्यादा। तो मैं आपके भी कमेंट्स देखना चाहूँगा कि आपकी क्या राय शुमारी है, आप क्या सोचते हैं। और आखिर में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि लोगों तक पहुँचना चाहिए जिनके हाथ में वोट का अधिकार है, जो 2024 में सरकार खारिज करेंगे या उसको तीसरी बार लाएंगे, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकॉन ज़रूर आप क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मैं मिलूँगा जल्दी। तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।